हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम दृष्टि आईएएस के करेंट अफेयर्स मैगजीन से नवंबर महीना के बिहार करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में बिहार के करेंट अफेयर्स से प्रश्न आते ही रहते हैं और आएंगे भी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में 3 साल में विकसित होंगे 160 पर्यटन स्थल। 3 साल में विकसित होंगे 160 पर्यटन स्थल। चर्चा में क्यों रहा ये? तो 2 नवंबर 2022 को बिहार के पर्यटन विभाग ने राज्य के सभी पर्यटन सर्किट के मार्गों में सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 3 वर्गों में 160 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग राज्य के समस्त पर्यटक स्थलों के मार्ग में पर्यटकों के रहने, खाने, मनोरंजन सहित हर प्रकार की ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करेगा। पर्यटन विभाग ने पर्यटन स्थलों के मार्गों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 4 मॉडल प्रीमियम मार्गीय सुविधा, स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधा, बेसिक मार्गीय सुविधा तथा वर्तमान मार्गीय सुविधा तैयार किए हैं। प्रीमियम मार्गीय सुविधा के अंतर्गत लगभग 1.5 एकड़ जमीन में 50 किलोमीटर की दूरी पर प्रीमियम सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधा के अंतर्गत 1 एकड़ जमीन में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्टैंडर्ड सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बेसिक मार्गीय सुविधा 30 किलोमीटर की दूरी पर विकसित की जाएगी, जिसके लिए 7500 वर्ग फीट जमीन का उपयोग किया जाएगा। अंतिम वर्तमान मार्गीय सुविधाओं को और अच्छे तरीके से सुधारा जाएगा। इन 4 मॉडल के अंतर्गत 160 केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें अधिकतम 10% की वृद्धि भी हो सकती है। जन सुविधाओं को विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग निवेशकों को 10, 20, 35 तथा 50 लाख रुपये अथवा 50% अनुदान देगा। नेक्स्ट, प्रोफेसर सुधा सिन्हा को मिला दीनानाथ शरण सम्मान 2022। चर्चा में क्यों रहा ये? 3 नवंबर 2022 को बिहार की जानी मानी दर्शन शास्त्री व कवित्री प्रोफेसर सुधा सिन्हा को पटना के चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान की ओर से दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर सुधा सिन्हा पटना विश्वविद्यालय की दर्शन शास्त्र विभाग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर दीनानाथ शरण मनुष्यता और जीवन मूल्यों के एवं और मनोसी समालोचक थे। एक सजग कवि के रूप में उन्होंने शोषण एवं पाखंड के विरुद्ध कविता को हथियार बनाया तथा जीवन भर वे साहित्य और पत्रकारिता की एकांतिक सेवा करते रहे। दीनानाथ शरण की ख्याति उनके द्वारा प्रणीत आलोचना ग्रंथ हिंदी काव्य में छायावाद से हुई। उन्होंने नेपाल में हिंदी के प्रचार में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हुए काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की। दीनानाथ शरण सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है, जिसके अंतर्गत सम्मानित व्यक्ति को 11,000 रुपये की सम्मान राशि के साथ वंदना वस्त्र, प्रशस्ति पत्र तथा पुष्पहार प्रदान किए जाते हैं। एंटी फाइलेरिया अभियान। हाल ही में पटना समेत संपूर्ण बिहार में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव भी कहा जाता है, को जड़ से समाप्त करने के लिए एंटी फाइलेरिया अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत पूरे बिहार में 2,32,85,279 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा की खुराक देने का लक्ष्य बनाया गया है। इसके साथ ही मलेरिया और कालाजार संचार परिसर भी जल्द ही शुरू किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस साल जुलाई में एंटी फाइलेरिया ड्राइव की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में नवादा, समस्तीपुर, रोहतास, लखीसराय और नालंदा जिलों में इस अभियान के तहत फाइलेरिया रोधी दवाओं का वितरण किया गया था। अभियान में आशा कार्यकर्ताओं और स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से पिछड़े गांव और छोटे शहरों में हर घर में दवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि लसिका फाइलेरिया उष्णकटिबंधीय रोगों में सबसे प्रचलित लेकिन सबसे उपेक्षित बीमारियों में से एक है, जो इंसान को दुर्बल बनाने के साथ गंभीर रूप से आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचाती है। यह एक मच्छर जनित बीमारी है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप लॉन्च। कौन सा मोबाइल?
हायरिंग मोबाइल ऐप। 4 नवंबर 2022 को बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरणों की बुकिंग करा सकेंगे। इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जो पूरी तरह से सरकारी ऐप विकसित कर लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराएगा। टैक्सी सर्विस लेने के लिए शहरों में लोग जिस तरह ऑनलाइन ऐप यूज करते हैं, उसी तरह बिहार के 1,80,00,000 किसान अपने खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर मंगा सकेंगे। पैक्स बाजार रेट से कम दर पर किसान को भाड़े पर ट्रैक्टर ही नहीं बल्कि 31 प्रकार के कृषि संयंत्र उपलब्ध कराएगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के माध्यम से पंचायत स्तर पर चयनित पैक्स में कृषि उपकरण बैंक स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि संयंत्रों की सेवा प्रतिस्पर्धी दर पर उपलब्ध कराई जा रही है। किसान निर्धारित किराए पर आधुनिक कृषि यंत्रों की सेवा अपनी सुविधा के अनुसार हासिल करेंगे। किसानों की सुविधा के लिए सहकारिता विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-110 पर भी कृषि उपकरणों की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में 2828 पैक्सों को यह सुविधा मिलेगी। सहकारिता सचिव वंदना प्रेयसी ने ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना में प्रत्येक चयनित पैक्स को 15 लाख रुपये प्रति पैक्स की दर से योजना राशि 50% अनुदान एवं 50% ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई है। पटना में विश्व स्तरीय गंगा पथ की तैयारी शुरू। 7 नवंबर 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि जेपी गंगा पथ को जल्द ही सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए विश्व स्तरीय और मनोरंजक सुविधा से जोड़ा जाएगा। इस बैठक में फैसला लिया गया कि गंगा पथ को सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। एक बार विकसित होने के बाद गंगा पथ इतना अद्भुत दिखाई देगा कि दुनिया भर के लोग गंगा नदी के किनारे सड़क और प्रस्तावित सुविधाओं को देखने आएंगे। दीघा और नासिरगंज के बीच गंगा के तट पर 5 किलोमीटर लंबे जेपी गंगा पथ की परिकल्पना 2010 में पटना के विकास के लिए नीतीश कुमार सरकार के विजन 2021 के एक हिस्से के रूप में की गई थी। इसकी आधारशिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2013 में रखी थी। गौरतलब है कि दीघा और पीएमसीएच के बीच गंगा पथ के पहले चरण का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी साल 24 जून को किया था। परियोजना का यह चरण 4 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 6.5 किलोमीटर अर्ध उन्नत है, जिसमें गंगा के किनारे 13 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। बिहार में वज्रपात से बचाने को लगेगा हूटर। 11 नवंबर 2022 को बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्राधिकरण ने वज्रपात से लोगों को बचाने के लिए सभी जिलों में हूटर लगाने का निर्णय लिया है, ताकि लोगों को 40 मिनट पहले वज्रपात की जानकारी मिल सके। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस हूटर का इस्तेमाल औरंगाबाद, पटना व गया जिले में होगा। जनवरी तक इसे प्रारंभ किया जाएगा। अभी इंद्र वज्र ऐप से ठनका गिरने की सूचना 30 मिनट पहले दी जाती है। इस ऐप को 1.25 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानी दूर नहीं हो रही है। खेतों में काम करने वाले किसानों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें यह संदेश नहीं मिल पा रहा है। इस कारण प्राधिकरण ने गाँव में हूटर लगाने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि हूटर की आवाज़ 5 किलोमीटर तक जाएगी। ठनका गिरने के आधे घंटे पहले हूटर बजेगा। खेतों में काम करने वाले किसान भी इसकी आवाज़ सुनते ही सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे। इसके अलावा त्वरित चालक भी लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत की गई है। यह यंत्र सरकारी भवनों पर लगाया जाएगा और यह 130 मीटर के क्षेत्र में गिरने वाले ठनका को अपनी ओर खींच लेगा। गौरतलब है कि बिहार में वज्रपात से हर साल कई लोगों की मृत्यु होती है। बिहार में वज्रपात की घटनाएं बढ़ने से मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है। पिछले 5 वर्षों में वज्रपात से 1475 लोगों की मौत हुई है। जून 2022 में जारी वार्षिक रिपोर्ट
2021-22 के अनुसार बिहार बिजली गिरने के मामले में 10वें स्थान पर है। इस दौरान बिहार में वज्रपात की 2,59,266 घटनाएं दर्ज हुई, जो कि 2020-21 की तुलना में 23% कम है। इससे पहले वर्ष 2018 में पूरे देश में वज्रपात से 3,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें से 302 लोग बिहार के थे। वहीं 2019 में वज्रपात से मरने वालों की संख्या 221 रही। बिहार में वज्रपात या किसी भी प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मरने वालों के आश्रितों को सरकार की तरफ से अनुदान राशि के रूप में 4 लाख रुपए भुगतान किया जाता है। आकाश में मौजूद बादलों के घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है, जिसमें ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं पृथ्वी में पहले से धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब इन दोनों आवेशों के बीच में कोई संवाहक यानी कंडक्टर आता है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, लेकिन आसमान में कोई संवाहक नहीं होता है तो यही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ठनका के रूप में धरती पर गिरता है। नेक्स्ट है एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस पर कहलगांव को मिला स्वर्ण शक्ति सुरक्षा पुरस्कार। हाल ही में एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस समारोह के स्वर्ण शक्ति अवार्ड कार्यक्रम में बिहार के भागलपुर जिले के एनटीपीसी कहलगांव को सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, मैथिली साहित्य के प्रयोगधर्मी साहित्यकार आचार्य सोमदेव का निधन। 14 नवंबर 2022 को बिहार के भोजपुर जिले के मैथिली साहित्य के प्रयोगधर्मी साहित्यकार आचार्य सोमदेव का निधन हो गया। उनके जो रचनाएं हैं उनमें से एक उपन्यास है, उसका नाम है चरपतिया है। इसके अलावा होटल अनारकली, सहसमुखी चौक पर, सोम पदावली, चरैवेती, चानोदाई, ये उनकी किताबें हैं। इसके अलावा उनकी जो एक कथा है उसका नाम है भात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में किया परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के बक्सर में 3,390 करोड़ रुपये की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और रोहतास में एलिवेटेड पुल का शिलान्यास किया। बक्सर में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा मंत्री नितिन गडकरी ने कि राष्ट्रीय राजमार्ग 922 पर 1662 करोड़ रुपए की लागत से 44 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाला कोइलवर से भोजपुर खंड तैयार किया गया है। इसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग 922 पर 48 किलोमीटर 4 लेन भोजपुर से बक्सर खंड 1728 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इन दोनों परियोजनाओं के बनने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी आसान होगी। इससे बिहार से लखनऊ होते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचने में लगने वाला 15 घंटे का समय घटकर और अब 10 घंटे हो जाएगा। पहले 15 घंटा लगता था दिल्ली जाने में, अब 10 घंटे में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के हर जिले में खुलेंगे भूकंप क्लिनिक। 16 नवंबर 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार राज्य सरकार ने भूकंप से बचाव के क्रम में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार इस पहल के तहत राज्य की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में ये क्लिनिक खुल चुके हैं। उद्देश्य क्या है? लोगों में सुरक्षा उपायों को लेकर जागरूकता फैलाना। इस क्लिनिक में लोगों को ऐसे इलाकों में बनने वाले ईंट और सीमेंट से बने मकान के बारे में बताया जाएगा। यहाँ इंजीनियर बताएंगे कि मकान की नींव किस तरह से तैयार की जाए, साथ ही पिलर की गहराई, सरिया का साइज और इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके साथ ही मकान में वेंटिलेशन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसी तरह बांस और घास फूस से बनने वाले मकानों को सुरक्षित रखने के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि भूकंप का डर दिखाकर बिल्डर लोगों को गुमराह करते हैं और अपनी मार्केटिंग भी करते हैं। ऐसे में भूकंप क्लिनिक लोगों में जागरूकता भी फैलाएगी। भूकंप क्लिनिक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की टीमें लोगों को इसके खतरे से आगाह करती है।
वे इसके लिए मॉक ड्रिल आदि करती है। भूकंप आने के समय कैसे अपना बचाव करें, इसकी ट्रेनिंग भी भूकंप क्लिनिक में दी जाती है। इसके अलावा भूकंप बाहुल्य इलाके में किस तरह से घरों का निर्माण किया जाए, आपदा प्रभावित मकानों को दोबारा कैसे बनाएं आदि के बारे में भी इन भूकंप क्लिनिक में बताया जाता है। बिहार के हर जिला मुख्यालय में सिमुलता मॉडल का होगा एक स्कूल। चर्चा में क्यों रहा? 18 नवंबर 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पटना के विकास भवन स्थित सचिवालय में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में राज्य के हर जिला मुख्यालय स्तर पर सिमुलता आवासीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि सिमुलता आवासीय विद्यालय स्कूली शिक्षा का बेहतर मॉडल है। इस विद्यालय ने कई टॉपर्स दिए हैं तथा इस स्कूल में प्रवेश परीक्षा के जरिए प्रवेश दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार में बनेगी सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा। 19 नवंबर 2022 को बिहार के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बताया कि राज्य के सीतामढ़ी जिले के राघोपुर बखरी में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इसका निर्माण रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा कराया जाएगा। निर्माण रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा। सीतामढ़ी में स्थापित होने वाली सीता माता की प्रतिमा के प्रचार प्रसार के लिए 14 जनवरी से रथ यात्रा रवाना की जाएगी। यह रथ यात्रा पूरे देश में भ्रमण करेगी। नेक्स्ट, बिहार में फिल्म निर्माण क्षेत्र को भी मिलेगा उद्योग की तरह सब्सिडी। 21 नवंबर 2022 को बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने फिल्म निर्माण क्षेत्र को भी उद्योग का दर्जा देने हेतु नई फिल्म पॉलिसी बनाई है। जल्द ही फिल्म पॉलिसी से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे। बिहार के कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग ने फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन करने वाली पॉलिसी को अंतिम रूप दिया है। फिल्मों को उद्योग का दर्जा मिलने से फिल्म निर्माण में लगे लोगों को भी उद्योग की तरह सब्सिडी, सिंगल विंडो सिस्टम व दूसरी सुविधाओं के लाभ मिलेंगे। नई नीति के तहत अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म की 75% शूटिंग बिहार में करता है तो उसे लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। फिल्म निर्माण संबंधी सभी तरह की क्लियरेंस लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है। इसके लिए बिहार में फिल्म निर्माण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अभी सब्सिडी का लाभ हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका भाषा में फिल्म बनाने वालों को ही मिलेगा। नए प्रावधान के अनुसार यदि किसी फिल्म को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में पुरस्कृत किया जाता है तो उसे अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। नई फिल्म नीति में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। अभी राज्य में कई सिनेमा हॉल बंद हैं या आधुनिक तरीके से नहीं बने हुए हैं। इसमें लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट, IIT पटना ने NITIE मुंबई के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। अब बीटेक के साथ होगी MBA की पढ़ाई। 22 नवंबर 2022 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई के साथ IIT पटना ने इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए MOU साइन किया है, जिसके तहत IIT पटना के छात्र अब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक के साथ साथ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA की पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये 5 साल का कोर्स होगा। नेक्स्ट, बिहार के 1890 सरकारी स्कूलों को मिली सोलर पावर। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के 1890 सरकारी स्कूलों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। राज्य के इन सरकारी स्कूलों की छत पर जो रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं वे प्लांट ग्रिड कनेक्टेड हैं। दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इन स्कूलों में 1230 विद्यालय ऐसे हैं जिनका स्वीकृत विद्युत भार 2 किलोवाट पीक है। नेक्स्ट, गंगा जल आपूर्ति योजना। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। दूरगामी अभियान
जल जीवन हरियाली के तहत गंगा नदी के अधिशेष जल को दक्षिण बिहार के जल संकट वाले शहरों तक ले जाकर पेयजल के रूप में उपयोग करने की यह मुख्यमंत्री की अनूठी परिकल्पना है। गंगा जल को 11 शक्तिशाली पंप के जरिए हाथीदह से राजगीर, गया, बोधगया और नवादा पहुंचाया गया है। राजगीर में इसके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। गंगा जल पाइपलाइन के जरिए 151 किलोमीटर सफ़र तय करके राजगीर, गया और बोधगया के जलाशयों में पहुंचा है, जहां से यह शोधित होकर शुद्ध पेयजल के रूप में रोज लाखों लोगों की प्यास बुझाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पदक हेतु बिहार के 29 पुलिसकर्मियों के नामों की अनुशंसा की गई है। 28 नवंबर 2022 को मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा राज्य के 29 पुलिस अफसरों और कर्मियों के नामों की अनुशंसा राष्ट्रपति पदक के लिए की गई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाने वाले पदक के लिए जिन पुलिसकर्मियों को पात्र समझा गया है, उनके नामों को बिहार सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय को भेजा गया है। इनमें विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक के लिए अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट, बिहार कैबिनेट ने 31 बड़े फैसलों पर लगाई मुहर। 29 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में हुई कैबिनेट बैठक में 31 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक में बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा संशोधन के गठन को मंजूरी मिली है। इसके अलावा बिहार उत्पाद नियमावली 2001 में संशोधन का प्रकाशन करने की स्वीकृति मिली है। इस बैठक में समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत सेविका चयन मार्गदर्शिका 2022 को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा अब सेविका का चयन प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से होगी, जबकि सेविका के लिए इंटर और सहायिका के लिए न्यूनतम मैट्रिक योग्यता तय की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 15 दिसंबर को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। शराब और ताड़ी उत्पादन से जुड़े निर्धन परिवार को आर्थिक मदद देने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए कुल 610 करोड़ रुपये की स्वीकृति की गई है। आतंकवाद, सांप्रदायिक नक्सली हिंसा, सीमा पार से गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग विस्फोट से पीड़ित सिविल व्यक्तियों को भी सहायता हेतु केंद्रीय योजना की सूची मार्गदर्शिका 2022 के प्रारूप को बिहार में भी लागू करने की स्वीकृति मिली है। उद्योग विभाग के तहत संजीवन राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय स्वीकृति दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये रहा नवंबर महीने का बिहार करंट अफेयर्स। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।